हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में समझ रहे थे एंड हमने जाना कि गैसियस स्टेट के लिए दो टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। एक होता है सीपी एंड एक होता है सीवी। हमें दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी? हमें दो टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसलिए डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज हीट कैपेसिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जिस कंडीशन में हीट का ट्रांसफ़र हुआ होता है। तो गैस के लिए हमने दो टाइप की डिफाइन करी, सीपी एंड सीवी। एंड सीपी एंड सीवी के बीच में एक बहुत सिंपल रिलेशन होता है कि सीपी माइनस सीवी आर के इक्वल होता है, जहाँ पर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, ये रिलेशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट माइनस कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डिफरेंस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है। एंड ये फॉर्मूला 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अगर यही सेम फॉर्मूला n मोल के लिए डिफाइन हो रहा होता, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए डिफाइन हो रहा होता, तो ये फॉर्मूले में एक चेंज आ जाता एंड वो चेंज ये होता कि Cp माइनस Cv n R के इक्वल होता। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के आगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते, जहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb टाइम्स एवोगाद्रो नंबर Na, R इक्वल्स टू Kn। सो ये रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इस रिलेशन का बहुत सिंपल सा एक प्रूफ भी है, हम इसका प्रूफ करते हैं। एंड प्रूफ करने से पहले हम समझ लें कि हम जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो ये कंडीशन ले रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 के इक्वल है। ओके, तो इसका प्रूफ कैसे है? हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है पी डेल्टा वी। एंड सीवी कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, एंड डेल्टा क्यू इक्वल है डेल्टा यू प्लस पी डी वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एंड सीवी का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म लिखी जाती है उसका मतलब ये है कि हम उस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। एंड वॉल्यूम कांस्टेंट पे डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वल हो जाता है, तो डेल्टा क्यू को हम डेल्टा यू लिख देंगे। तो सीवी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ये हमारे सीवी का फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीपी की। सीपी भी हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू को हम लिखेंगे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू की जगह हमने डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी रिप्लेस कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट है तो वो ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो ये हमारा हो गया सीपी। अब आइडियल गैस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे 1 मोल के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, बट मोल हमने 1 ही यूज़ किया है तो एन की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया फॉर 1 मोल पीवी इक्वल्स टू आर टी। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड डेल्टा की मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में डेल्टा वी हो जाएगा, आर है और टी डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, सो पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर के इक्वल हो जाता है। ओके,
तो Cp की हमारे पास वैल्यू क्या थी? Cp की हमारे पास वैल्यू आ रही थी डेल्टा U बाय डेल्टा टी प्लस P डेल्टा V बाय डेल्टा टी। हमने जाना कि कांस्टेंट प्रेशर पे P डेल्टा V बाय डेल्टा टी R के इक्वल होता है एंड डेल्टा U बाय डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? Cv के इक्वल होता है। तो Cp किसके इक्वल हो गया? Cv प्लस R या फिर Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ये हमारे पास रिलेशन आ गया Cp एंड Cv के बीच में, और इस फॉर्मूले को मेयर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है, मेयर्स फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना है, और ये हमारा प्रूफ था अबाउट मेयर्स फॉर्मूला Cp एंड Cv के रिलेशन का। जनरली CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रखा है कि ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाओ 2 मार्क्स में। तो ये काफ़ी इजी रिलेशन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेन है हमें डिफ्रेंसिएशन का ध्यान रखना है। तो अब हम आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम स्टेट फंक्शन के बारे में एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल को समझने के लिए कि क्या होता है स्टेट वेरिएबल। Every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by a specific value of some macroscopic variable. यहाँ पर मेन चीज ये है कि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम होता है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से, एंड वो कोई मैक्रोस्कोपिक वैल्यू होती है, जनरली प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी से भी पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में डिफाइन किया जा सकता है। अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे वेरिएबल जो पूरे सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम, ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। ओके, वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है स्टेट वेरिएबल की, कि इक्विलिब्रियम में किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देना, उस वेरिएबल को बोलेंगे हम स्टेट वेरिएबल। एग्जाम्पल है स्टेट वेरिएबल का, गैस के लिए है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसका मास और उसके कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कि गैस में कौन कौन से गैसेस हैं, O2, N2, H2, कौन कौन से गैसेस हैं, तो कॉम्पोजिशन में वो आ गया। लिक्विड में सेम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पर लिक्विड में एक और चीज़ आ जाती है दैट इज डेंसिटी। जैसे गैस के लिए कॉम्पोजिशन वर्क करता है वैसे ही लिक्विड के लिए डेंसिटी वर्क करती है। तो ये सब स्टेट वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं, और आप सब जानते हैं कि ये एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप समझ ही गए होंगे कि जो रिलेशनशिप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, उसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। एंड जनरली इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारी कौन सी होती है? आइडियल गैस इक्वेशन ही हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, PV इक्वल्स टू nRT, क्योंकि ये इक्वेशन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों के बीच में रिलेशन बता सकती है। तो जनरली आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ पर n को हमने क्या लिख दिया है, मोलर मास से भी रिप्रेजेंट कर दिया है, इनसे भी किया जा सकता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, बट ये गैस के लिए। सॉलिड के लिए जो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा V बाय V किसके इक्वल है, अल्फा डेल्टा T के बीच में। अगर इस वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम ले लें, इनिशियल वॉल्यूम हमारा V0 है, इनिशियल वॉल्यूम, एंड एक्सपेंड या कंप्रेस होने के बाद फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V बचा, फाइनल वॉल्यूम। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा V इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड में आएगा V0 इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा T। ओके, डेल्टा V को भी हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय V0
इक्वल्स टू अल्फा टी, वी नॉट को इस साइड ले आते हैं एंड इस वी नॉट को भी इस साइड ले आते हैं। सो वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी होगा। वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट अल्फा डेल्टा टी, एंड वी नॉट को अगर हम कॉमन ले लें तो इट विल बिकम 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही इक्वेशन है एंड ये सॉलिड के लिए है। लिक्विड की अगर बात करें तो सेम इक्वेशन होगी, बस कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। एक को अल्फा से लिख दिया जो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक को बीटा से लिख दिया जो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाएगी सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, एंड गैस के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है ही। तो ये फॉर्मूलेज थे हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए। जनरली इक्वेशन ऑफ स्टेट हम आइडियल गैस इक्वेशन को ही बोलते हैं, बट हमें ध्यान रखना होगा कि वो खाली गैस के लिए होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पॉइंट पे ट्रिक्स खेल लेते हैं सारे के सारे पेपर्स बनाने वाले। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट एक नहीं है, 3 होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए। गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है, सॉलिड लिक्विड के लिए जो हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ा था वो है। उस वाले फॉर्मूलेज में आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है, वी फाइनल वॉल्यूम था, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, एंड बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अब टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल हम पढ़ेंगे। स्टेट वेरिएबल जो हमने पढ़ा पी, वी, टी, ये सब जो स्टेट वेरिएबल है ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल और एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल। ये क्या होते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड करते हैं मास पे, इंटेंसिव वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं मास से। तो इन वर्ड से ही आप समझ जाना, इन मतलब इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट किससे? मास से। और एक्सटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो डिपेंड करते हैं मास पे। फॉर एग्जाम्पल जो वॉल्यूम होता है, ओके, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है कि कितना मास प्रेजेंट है सिस्टम में, बट प्रेशर मास से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो जो चीज़ इंडिपेंडेंट हो जाए मास से दैट इज इंटेंसिव, और जो चीज़ डिपेंड हो जाए मास पे दैट इज एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही थी, मास खुद एक्सटेंसिव में आएगा। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मास से। आप कह रहे होंगे कि डेंसिटी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है मास से? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या करता है? मास पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो कैंसिल आउट होके डेंसिटी क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई मास से। कि ये मैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि मास भी मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी मास पे डिपेंड करता है। तो कैंसिल आउट होके डेंसिटी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बन गई मास से। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कंसीडर करो एक गैस, एक आइडियल गैस एक कंटेनर के अंदर फिल्ड है और सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो इस पूरे कंटेनर की थर्मोडायनेमिक स्टेट 3 चीज़ बता सकती है: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंड कितना मास है। यहाँ पर हम मोलर मास ले लेते हैं म्यू, और इन सब के बीच में ये रहा रिलेशन पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो ये इक्वेशन क्या कर रही है? रिलेशनशिप शो कर रही है पी वी एंड टी के बीच में, एंड पी वी टी स्टेट फंक्शन है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो स्टेट फंक्शंस हैं वो भी एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसको हमें समझना है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस सीक्वेंस होता है जिसमें थर्मोडायनामिक स्टेट एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे होते हैं एक दूसरे की वजह से, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस फॉर एग्जांपल कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया,
वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस टाइप के प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का एग्जाम्पल है। एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस 4 टाइप के प्रोसेस हमने डिवाइड कर रखे हैं: आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोट्रोपिक। ये सब अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये होती है डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम उसको? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टेट्स को इतने धीरे धीरे चेंज करते हैं कि हर एक स्टेप रिवर्सिबल दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑब्जेक्ट हमने इक्विलिब्रियम में डाल दिया। इसको समझाती हूं मैं इस तरीके से कि मान लो ये एक सिस्टम है एंड ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है किसी दूसरे सिस्टम के साथ। ये दोनों सिस्टम क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में है। हम इतने स्लोली इस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं दोनों साइड कि चीज़ें बढ़ती जा रही है, प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, बट इतनी स्लोली बढ़ रहा है कि वो स्टेट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही है। मान लो इक्विलिब्रियम है, बन चुका है यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बट इतने स्लोली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज करने लगे तो एक टाइम के बाद हमें इफेक्ट दिखने लग जाएगा। बट पोजीशन हमने इस तरीके से ये प्रोसेस किया है कि चीज़ें अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को छोड़ ही नहीं रही है। तो ऐसे प्रोसेस जो इतनी स्लोली किए जाए कि वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को छोड़े ही ना, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम को इतना स्लो चेंज किया जाता है कि हर चीज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही मेंटेन रहती है। आप मान लो कि 15 साल तक इस सिस्टम को पकड़ के बैठे रहे एंड बहुत हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ही हल्का, लाइक 0.001 पास्कल ऑफ प्रेशर इंक्रीज करते रहे। ये अमाउंट इतना ज़्यादा छोटा है कि 15 ईयर्स लग जाएंगे इसके अंदर प्रेजेंट गैस को लिक्विफाई करने में। तो हर एक स्टेप क्या हो गया? एक तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेप हो गया। तो आप कहोगे कि हमने कंप्लीटली इक्विलिब्रियम पे काम किया, बट हमने किसी गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर दिया, भले ही आपको इतना ज़्यादा टाइम लेना पड़े। तो हर एक स्टेप में ये प्रोसेस क्या लगेगा कि रिवर्सिबल लगेगा आपको। रिवर्सिबल से मेरा मतलब ये कि मान लो कंटेनर के अंदर गैस है, आपने बहुत छोटे से अमाउंट में प्रेशर दिया, बहुत छोटे से अमाउंट में प्रेशर दिया, तो इस कंटेनर के अंदर कुछ इफेक्ट ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो सब्सटेंस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही है, एंड बिकॉज सब्सटेंस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो जितना आपने प्रेशर दिया है उतना प्रेशर अगर आप हटा दो तो क्या होगा? जैसे का पूरा सिस्टम था वैसे ही अपने पुराने सिस्टम में आ चुका होगा प्रेशर हटाने के बाद। तो ऐसा लग रहा है हमें कि प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। तो इसका आंसर होता है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। There are negligible gradient of pressure and temperature everywhere inside the fluid at every instant through the process. हर एक सेकंड पे यहाँ पर कितना प्रेशर पड़ रहा है पर यूनिट लेंथ एंड कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है पर यूनिट लेंथ, ये ऐसे फॉर्मूलेज में प्रेजेंट होते हैं हर एक पॉइंट पे। आगे चलते हैं। सो देर आर 5 बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। 5 हमारे पास बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम 1 मोल कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सो PV इक्वल टू RT हो जाएगा।
हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट P एज इट इज, V का डिफ्रेंसिएशन, फिर V एज इट इज, P का डिफ्रेंसिएशन, R कांस्टेंट है तो R एज इट इज, T का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा T। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। 4 जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होंगे उसको हम इसी चीज से समझ लेंगे। पहला थर्मोडायनामिक प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर थर्मल वर्ड यूज हुआ है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, टी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम देखें, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं जो है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती, एंड बिकॉज हीट का फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। या फिर U प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन हीट ज़ीरो हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी हमने आइसोथर्मल पढ़ा, अब हमने एडियाबैटिक पढ़ा। आगे चलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी वी इक्वल्स टू आर टी, पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी इक्वल्स टू आर डेल्टा टी। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक जहां भी वर्ड आ जाए मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट होते ही डेल्टा पी वाली टर्म ज़ीरो हो गई, तो पी डेल्टा वी आर डेल्टा टी के बराबर हो गई। एंड पी डेल्टा वी हमारा वर्क डन होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाता है। सो दिस इज अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस, पी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकोरिक। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, एंड बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, वॉल्यूम कांस्टेंट होते ही वर्क डन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होते ही पी डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। सो वर्क चेंज इन वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। एंड लास्ट टाइप का प्रोसेस है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि हम जिस पॉइंट पे स्टार्ट किए, हमने बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस अप्लाई किया एंड हम अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर प्रेशर है P और वॉल्यूम है V। हमने मान लो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, फिर हमारा मन किया वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम डिक्रीज कर दे, प्रेशर इंक्रीज कर दे, फिर हमारा मन किया कि प्रेशर को डिक्रीज करें, वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर दे, एंड घुमा फिरा के बहुत सारे प्रोसेसेस करने के बाद हम फिर से हमारा प्रेशर P एंड वॉल्यूम V हो गया। तो इस टाइप के प्रोसेस जिसमें हमने चेंजेस करे बट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो गई, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं इसमें। एंड साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो होता है, एंड पी डी वी वर्क डन है तो साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हमने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ लिया है, अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। तो कंसीडर करो एक गैस जो कि थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने
सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टा एफ आई इक्वल टू 0 है एंड डेल्टा टाउ आई इक्वल टू 0 है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है किसी दो सिस्टम में। द प्रेशर ऑफ द गैस इन दैट केस इज इक्वल टू एक्सटेंडेड प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, ओके, और प्रेशर गैस का कैसा है, इक्वल है किसके, प्रेशर एक्सटर्नल के। सपोज करो कि एक्सटर्नल प्रेशर सडनली हम डिक्रीज कर देते हैं। सपोज दैट द एक्सटर्नल प्रेशर इज सडनली डिक्रीज, say by lifting the weight on movable pistol in the container। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको एक पिस्टन से कनेक्ट कर रखा है हमने। पिस्टन यहाँ पर अंदर गैस मॉलिक्यूल को हमने ट्रैप कर रखा है। बिकॉज हमने इसमें गैस मॉलिक्यूल को ट्रैप कर रखा है, तो जितना प्रेशर इस यहाँ पर है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, उतना ही प्रेशर एक्सटर्नल के है। एंड जैसे ही हमने प्रेशर एक्सटर्नल को डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब ये कि हमने पिस्टन को थोड़ा सा मूव करके ऊपर की साइड कर दिया, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने पिस्टन को ऊपर की साइड मूव कर दिया तो जो पिस्टन है वो एक्सेलरेट कर जाएगी आउटवर्ड्स, और इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बचेगी, क्योंकि प्रेशर क्या होने लगा, सडनली चेंज होने लगा। ठीक है, तो कोई इक्विलिब्रियम स्टेट हमें नहीं मिली जब हमने ये वाला केस किया। पिस्टन था, अंदर की साइड मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, किसी प्रेशर पी में थे, एंड हमने स्लोली क्या, एकदम सडनली क्या किया, ये पिस्टन को ऊपर की साइड पुश कर दिया। एंड जैसे ही पुश करेंगे, गैस मॉलिक्यूल को ज़्यादा वॉल्यूम मिल गया ट्रैवल करने के लिए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, उसकी स्टेट किस में चेंज हो जाएगी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, ये फाइनाइट वे में काम किया, झटके से पिस्टन को ए पोजीशन से हम बी पोजीशन पे लेके चले गए। अब मान लो यही काम हम बहुत स्लोली कर रहे होते, ए से पहले कुछ छोटे डिस्टेंस ए डैश पे आते हैं, फिर ए डबल डैश पे आते हैं, मतलब हम क्या कर रहे होते, पिस्टन को बहुत स्लोली ऊपर कर रहे होते, इस तरीके से कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। In due course, the gas will settle to an equilibrium state with well-defined temperature and pressure is equal to those of the surrounding। तो जो हम स्लोली वर्क कर रहे होते, पिस्टन की पोजीशन यहाँ थी पहले, फिर उसको बहुत स्लोली यहाँ पर लेके आते, फिर धीरे धीरे उसकी क्या कर रहे होते, पोजीशन चेंज कर रहे होते, एंड फाइनली जो बी पोजीशन जिसमें हमें लाना था वहाँ पर ले आते। तो इस तरीके से स्लोली वर्क करने की वजह से क्या हो रहा होता, जो इक्विलिब्रियम हो रहा होता वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो आज की क्लास में हमने सीपी-सीवी के बीच में रिलेशन पढ़ा, हमने स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि 5 टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं। 4 तो जो होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट हीट पे, और एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। फिर हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में भी जाना, एंड अभी हमने डिस्कस किया कि अगर पिस्टन कंटेनर सिस्टम लिया एंड अगर हमने कंटेनर से पिस्टन को जल्दी से खींच दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, बट अगर स्लोली स्टेप बाय स्टेप पिस्टन को ऊपर करते जाते तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। एंड जिस केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।